स्टूडेंट्स वेलकम अगेन जी। तो यार आज का टारगेट एनसीईआरटी एमसीक्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा। एमसीक्यू पार्ट हम पहले कवर अप कर रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। और कहाँ से? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से आपके सीबीएसई एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे जी। तो बहुत ज़रूरी है, करते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है जी अ सेल रजिस्टर एंड की एंड एमीटर आर अरेंज एज शोन इन फिगर। 3 सर्किट डायग्राम दे रखे हैं यार। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। वो बोल रहा है एमीटर ने जो करंट मेजर करना है वो सबसे ज़्यादा कौन से केस में होगा? मैक्सिमम विल बी इन विच केस? तीनों में बैटरी जो है सेम है। ओके, रजिस्टर की वैल्यू भी क्या है? आर दे रखी है। और एमीटर भी सेम ही दे रखे हैं, की भी लगा रखी है। बस इन्होंने क्या किया, थोड़ा आगे पीछे करके लगा दिए। अब इससे करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, एमीटर की रीडिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे मर्जी लगा ले, बैटरी आगे लगा ले, पीछे लगा ले, रजिस्टर ऊपर लगा ले, नीचे लगा ले, सब सीरीज में लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें ऑप्शन डी आपकी बेस्ट आंसर आएगा कि ऑल इन सेम इन ऑल केसेस। वी किसके इक्वल होता है? आई इंटू आर के इक्वल। आई किसके इक्वल है? इट इज वी डिवाइडेड बाय आर। बिकॉज वोल्टेज सेम है, खैर दे ही नहीं रखी उसने, तो वोल्टेज सेम माननी पड़ेगी। और रजिस्टर भी क्या है? सेम है, तो करंट भी क्या रहेगा? सेम है। एमीटर भी क्या देगा? सेम रीडिंग देगा। थोड़ा कंफ्यूजन थी, आगे पीछे लगाने से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि जी इन द फॉलोइंग सर्किट्स, 3 सर्किट है, हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन रजिस्टर टू ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी सेम इन मिनिमम मैक्सिमम। ओके, निकालनी पड़ेगी बेटा। हीट प्रोड्यूस की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो इसको सॉल्व भी कर देते हैं यार। जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, बेसिकली इट इज पावर इनटू टाइम, या फिर हीट प्रोड्यूस के लिए हम फार्मूला लगाते हैं आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ओके जी, टाइम तीनों केस के लिए क्या ले लेंगे हम? सेम ले लेंगे। ओके, क्योंकि तीनों में कंपेयर करना है, तो टाइम क्या ले लेंगे? सेम ले लेते हैं। मान लो 1 सेकंड की हीट प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, तो टाइम तीनों में हमने ले लिया 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो हमारा हीट प्रोड्यूस का जो एक्सप्रेशन हमने यूज करनी है वो क्या बन गई? आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है जी। फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस 2 है, इससे आई कितना निकल जाएगा हमारा? V डिवाइडेड बाय आर। करंट कितना आ गया जी? 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 एम्पियर। ओके, सेकेंड केस में दोनों सीरीज में लगे हुए 2 2, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 + 2 4। करंट कितना आ जाएगा? टोटल वोल्टेज तो वही है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 4। करंट आ गया 3 एम्पियर। ओके, थर्ड केस में 2 एंड 2 पैरेलल में है, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैसे करके देख सकते हो, 1/R इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 इक्वल टू हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। यहाँ से R किसके इक्वल आ गया? 1 आ गया। तो नेट रेजिस्टेंस इसमें कितना हो गया? 1 हो गया। तो नेट करंट कितना आ गया यहाँ पर? यह आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R, तो 12 एम्पियर आ जाएगा। बिकॉज I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। वोल्टेज 12 थी, रेजिस्टेंस कितना था? 1 ओम, तो 12 एम्पियर आ गया। ओके, करंट हमारे पास तीनों केसेस के आ चुके हैं। अब हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर यानी कि 36, आर यानी कि 2। ओके, तो ये कितनी आ जाएगी जी? पर सेकंड की बात कर रहे हैं, ये 70, 36 इंटू 2, 72 जॉल आ गई। ओके, आ गई। इस केस में फिर से हीट हमने निकाल ली, आई स्क्वायर इंटू आर। आई का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू आर कितना था? 4। ठीक है, आर इज 4। कितना आ गया आंसर? 9 4 जा 36 जॉल्स में आंसर आ गया। इस केस में आई स्क्वायर इंटू आर,
हीट आ गई आई स्क्वायर, आई यानी 12 का स्क्वायर, करंट सबसे ज़्यादा आ गया इसमें, आर कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 144 जूल। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हीट कौन से केस में प्रोड्यूस हो रही है, थर्ड केस में प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 144 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन मैक्सिमम इन केस 3, डी ऑप्शन आ गई बेटा, मैक्सिमम इन केस 3 जी, नोट कीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर डिपेंड्स ऑन, बात किसकी चल रही है बेटा, रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस नहीं पूछा, रेजिस्टिविटी पूछी है। R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, फार्मूला आपको पता होगा जिसमें रो क्या चीज है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की बात चल रही है, रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, या नेचर ऑफ द मटेरियल पे, या फिर किस पे, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे, लेंथ पे नहीं करती, थिकनेस पे नहीं करती, शेप पे नहीं करती, नेचर ऑफ द मटेरियल पे करती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। नेचर के साथ अगर टेम्परेचर होता तो भी चलो बात बनती, यहाँ पे इसका आंसर सीधा क्या आ गया, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, करंट कितना दे रखा है 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया 16 सेकेंड्स, मांग क्या रहा है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन मांग रहा है बेटा जी। तो इट इज आस्किंग फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेट उसको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। ओके, करंट की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि अपने पास करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। यहां से क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं एन, क्यू इज इक्वल टू हमें एन ई लिख देना चाहिए, नीचे टाइम आ गया, वेयर ई इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके जी, तो ई की वैल्यू पता है, एन निकालना है, तो हमारे पास पहुंचा आई किसके इक्वल, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टी, चाहिए क्या एन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आई इंटू टी डिवाइडेड बाय ई, चेक कर लेना जी, एन चाहिए था, टी ऊपर चले गया, आई इंटू टी डिवाइडेड बाय ई। अब क्या करेंगे यार, वैल्यू पुट करेंगे, करंट कितना था 1 एम्पियर, ओके, टाइम कितना था 16 सेकेंड, नीचे कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके जी, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो यह आ जाएगा n इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, 1.6 को 16 से कर दो, ऊपर 10 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 10 की पावर 20। ओके जी, तो आंसर आएगा 10⁻20, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। रफली क्यों, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली आ गया, रफली की तो जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल एग्जैक्टली ही आंसर क्या आ गया 10 की पावर 20 आ गया जी। तो कीजिए नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। ओके, हमें देखना है कि इनमें से सही कनेक्शन किस में दिए गए हैं। सही कनेक्शन देखने के लिए यार देखो, बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। हमने सबसे पहले चेक करना है कि वोल्ट मीटर कैसे लगा होना चाहिए, इट शुड बी इन पैरेलल, तो सही माना जाएगा। और एमीटर कैसे होना चाहिए, इट शुड बी इन सीरीज। ठीक है जी, अब इसमें देखते हैं फर्स्ट केस में आपका जो वोल्ट मीटर है यार, वो कैसे लगा दिया गया है, सीरीज में लगा दिया गया है। अब रजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, सेकंड में देखते हैं रजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ, ये सही है, और एमीटर सीरीज में लगा हुआ, ये भी सही है। ओके जी, अगली ऑप्शन है
कि इसमें एमीटर पैरेलल में लगा दिया, कैसे नापेगा, गलत है ये। ओके, और इसमें वोल्टमीटर कैसे लगा रखा है, पैरेलल में। एमीटर कैसे लगा रखा है, सीरीज में। अब देखो दो ऑप्शन आपकी सही जैसी लग रही हैं। अब और क्या चेक करना पड़ेगा, और चेक ये करना पड़ेगा कि बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव लग रखा है और बैटरी के नेगेटिव से नेगेटिव लग रखा है। ठीक है, ये एमीटर पॉजिटिव वाली पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव वाली नेगेटिव साइड पे है। ओके, अब आते हैं किस पे, एमीटर के कनेक्शंस पे। एमीटर का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव वाली साइड पे इसका क्या लग रखा है, नेगेटिव लग रखा है। तो वैसे तो सही है, लेकिन ये करंट मेजर नहीं कर पाएगा, उल्टी डायरेक्शन में करंट चलेगा, एमीटर रीडिंग नहीं दे पाएगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग सीरीज पैरेलल, उससे हमने दो ऑप्शन रिजेक्ट कर लिए, लेकिन दो सेम जैसे आगे थे। अब उसमें बाद में क्या चेक करना था, ये हमारा गलत हो गया था। ओके, ये भी क्या हो गया था, गलत हो गया था। अब ये दोनों ही सही लग रहे थे। इसमें फिर देखना पड़ता है बेटा कि बैटरी के साथ एमीटर के कनेक्शन, ये नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव लगा हुआ है, तो यही सही होगा। और इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव लग गया और बैटरी की पॉजिटिव वाली साइड से, देखो इस साइड से पॉजिटिव वाली साइड से एमीटर का क्या लग रखा है, नेगेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगी, सेकंड ऑप्शन आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी। ये ए पार्ट रहा होगा, ये बी पार्ट रहा होगा, ये सी पार्ट रहा होगा और ये डी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ऑफ 1/5। देखो सीधी सी बात है, आपके पास जितने मर्जी रजिस्टर्स हों, अगर आपको उसमें से मैक्सिमम ऑब्टेन करना है तो कनेक्ट ऑल इन सीरीज, और अगर आपको उनमें से मिनिमम ऑब्टेन करना है तो कनेक्ट ऑल इन पैरेलल। ओके, अब उसने मैक्सिमम मांगा ना, ईच रजिस्टर 1/5 ओम है, तो वी शुड कनेक्ट ऑल इन सीरीज। जब ऑल इन सीरीज लगाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 5 बार आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में सीधा ऐड करना है 5 इंटू 1/5। आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1 ओम आना जाना चाहिए। दैट मीन्स ये जो डी ऑप्शन है ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। सिंपल था, देख लेना इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ऑफ 1/5। सेम ही क्वेश्चन है, इस बार मिनिमम मान लिया, तो यानी सबको कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने कुछ रजिस्टर्स जो कि सेम वैल्यू के हैं, सम रजिस्टर्स ऑफ सेम वैल्यू व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बेटा जब सेम वैल्यू के होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऑब्टेन करते हैं, जितनी भी उसकी वैल्यू दे रखी हो उसको किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर दो। ओके, अब हमारा पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/5 और हैं कितने ये 5। इसके हिसाब से ये आंसर आ जाना चाहिए 1/5 इंटू 5, यानी कि 1/25 ओम। ओके जी, अगर किसी को नहीं समझ में लगा तो भाई ज़्यादा सिंपल करके करा देते हैं, पैरेलल में ऐसे निकालते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस, ये 5 बार था, तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय RP, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कितना आना चाहिए था बेटा, 1/5। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/5, 5 ऊपर चले जाता, ठीक है, प्लस 5 ऊपर चले जाता, प्लस 5 ऊपर चले जाता, ज़्यादा इजी करके करा रहे हैं यार, प्लस 5 बार हो जाता नहीं, 1 2 3 4 5, तो 1/R किसके इक्वल आ जाता, 5 प्लस 5 प्लस 5 25 आ जाता। इसका मतलब RP किसके इक्वल आ जाता, 1 डिवाइडेड बाय 25 ओम आ जाता। वैसे बस फर्स्ट मेथड जो है दैट वाज बेटर जी। ओके, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा था प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम पोटेंशियल। भैया सीरीज में जब लगानी है ना
और पोटेंशियल भी तुम्हें चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम लगाने के लिए लगाई जाती है। तो आपको सीरीज में सिंपल तरीका है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे जोड़नी है। ओके जी। अब फर्स्ट ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव सही जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो वैसे ये सही है, सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। अगर एक की वोल्टेज V वोल्ट है तो V प्लस वी प्लस वी प्लस वी, ये 4V आ जाएगा आंसर फर्स्ट केस का, राइट। सेकंड में क्या दिक्कत है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ गड़बड़ हो गई, दो सेल एक दूसरे को कट कर देंगी, वोल्टेज कम हो जाएगी, तो गलत हो गया। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से नेगेटिव जुड़ गए, नहीं, गलत है, फिर से नेगेटिव नहीं, गलत है। तो बेस्ट आंसर इसका क्या है, पहला ही है यार, ये आ जाएगा इसका आंसर, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर चलना चाहिए। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। ओके, वोल्टेज की बात कर रहा है, इसमें से वोल्टेज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए बेटा हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का फार्मूला चाहिए। इसका बेसिक फार्मूला होता है, इट इज वर्क पर यूनिट चार्ज। ऑप्शंस में हमें वर्क दिख भी रहा है, अब हमें चार्ज नहीं करंट लेकर आना है, क्योंकि सारी ऑप्शंस में करंट है। लास्ट ऑप्शन में चार्ज है, लेकिन उसमें वर्क डन इनटू चार्ज इनटू टाइम नहीं, नीचे चार्ज होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। आल्सो अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। इस हिसाब से जो चार्ज हो गया वो किसके इक्वल आ गया, इट विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज बेटा ये ऊपर चले गया, करंट इनटू टाइम। तो अगर मैं यहां पर, ऊपर कौन है, वर्क, ठीक है, आ गया मेरे ख्याल से आंसर, इट इज वर्क, और नीचे चार्ज को क्या लिखने जा रहा हूं, करंट इनटू टाइम। तो इसके हिसाब से वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम, वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नोट करो यार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये कह रहा है अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, सिलेंड्रिकल कंडक्टर की लेंथ कितनी दे रखी है, L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस R, अनदर कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 2L। ओके, करते हैं इसको। तो बेटा पहला जो है उसकी लेंथ दे रखी है L, एरिया दे रखा था A और रेजिस्टेंस दे रखा है R। जो दूसरा वाला है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 2L। ओके, रेजिस्टेंस उसका अभी भी क्या कर रहा है, R ही है। अब उसका शायद एरिया निकालना है, एंड रेजिस्टेंस R ऑफ द मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश मान लेते हैं, ओके, जो कि हमने निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रो L बाय A। तो मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी दोनों केस में क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ओके जी, यहां से A किसके इक्वल आ गया, A इज इक्वल टू, अगर मैं A को ऊपर ले आता हूं तो A बेटा किसके इक्वल होगा, रो इंटू L डिवाइडेड बाय R। तो A का हमने फार्मूला बना लिया, इट इज रो L डिवाइडेड बाय R। अब जो नया वाला एरिया है A डैश जो हमने निकालना है, उसका फार्मूला क्या होगा, यही होगा रो L डिवाइडेड बाय R। लेकिन रो तो सेम है, लेंथ सेम नहीं है। इस बार लेंथ L डैश 2L के इक्वल आएगी, रेजिस्टेंस सेम ही है, तो ये क्या बन गया, रो तो सेम ही है, L डैश की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 2L, और रेजिस्टेंस भी सेम ही है। ओके जी, अब यहां पर 2 बाहर निकाल लिया हमने, ये क्या बन गया, रो L डिवाइडेड बाय A। ओके, रो L डिवाइडेड बाय सॉरी R, ठीक है, 2 बाहर आ गया, इट इज रो इंटू L डिवाइडेड बाय R। अब यहां चेक करो, प्रीवियस वाले के लिए
रो एल डिवाइडेड बाय आर किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, इसलिए यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए पुट कर सकता हूं। तो ए डैश किसके इक्वल आना चाहिए, 2a के इक्वल आना चाहिए जी, राइट। तो आंसर विल बी 2a। और भी कई मेथड हो सकते हैं इसको करने के, लेकिन ये चलो सिंपल मेथड था, एक ही डिवाइड करके भी कर सकते हैं हम, कि पहले एक का निकाल लिया फिर दूसरे का निकाल लिया, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे कर देते हैं, अगर फर्स्ट का रेजिस्टेंस रो एल डिवाइडेड बाय ए, सेकेंड का रेजिस्टेंस है आर ई, रजिस्टिविटी रो ही है, लेंथ कितनी आ गई 2l, और एरिया मुझे निकालना है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको ये सेकंड मेथड है भैया, जिसको पहला वाला समझ में लग गया ठीक है, बात खत्म हो गई। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, LHS में 1 ही रह जाएगा, उधर रो भी कट रहा है, एल भी कट रहा है, ओके। तो क्या बचता, 1 डिवाइडेड बाय ए उधर से बचना था, ठीक है जी, और इसका नीचे बचना था 2, और ए डैश ऊपर चले जाता, ओके जी। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये 2a इधर आ जाता, तो 2a किसके इक्वल हो जाता, a डैश के, यानी कि a डैश किसके इक्वल हो जाता, 2a के। जैसे मर्जी करो, दोनों तरीके से आंसर कितना आ रहा है, 2a ही आ रहा है। तो एक ही पार्ट बहुत है, जिसको जो समझ में लग गया उस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11। A student carries out an experiment and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire. नाइक्रोम से रजिस्टर्स बनाए जाते हैं, तो 3 सैंपल से उसने ग्राफ बनाए हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। VI ग्राफ है, ध्यान से देखो, एक तरफ क्या प्लॉट किया गया V, एक तरफ क्या प्लॉट किया गया I, ओके। ये कौन सा एक्सिस है बेटा, X एक्सिस, और ये कौन सा है, Y एक्सिस, ओके जी। अब ध्यान से सुनो, VI ग्राफ, पहली बात स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, आ गया, ओके। इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप Y एक्सिस पे जो भी होता है ना, जैसे Y एक्सिस पे हमारे I है, और X एक्सिस पे जो भी होता है, X एक्सिस पे V है, यानी जो I बाय V है, ये इस ग्राफ की क्या प्रोवाइड करेगी, हमें स्लोप प्रोवाइड करेगी, ओके। स्लोप मतलब ये कितने एंगल पर है, जैसे इन दो ग्राफ्स की अगर मैं बात करूं A और B की, तो B हैज मोर स्लोप एंड A हैज लेस स्लोप, ठीक है। तो इसमें दोनों ग्राफ को कंपेयर करें, B की स्लोप ज्यादा है, A की स्लोप कम है, ओके जी। जैसे इन तीनों ग्राफ्स की अगर मैं चेक करूं, जो हमारे 3 है, सबसे ज्यादा स्लोप R1 की है, मैक्सिमम स्लोप है, और इसकी मिनिमम स्लोप है, ओके। तो स्लोप बेटा I डिवाइडेड बाय V है, स्लोप इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय V, लेकिन हमें पता है R किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, V बाय I। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देखूं, तो रेजिस्टेंस जो है इट इज 1 बाय स्लोप, उल्टा है ना, तो रेजिस्टेंस इज 1 बाय स्लोप, स्लोप है I बाय V, रेजिस्टेंस है V बाय I, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। यहां पे कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो अगर कभी भी I हमें Y एक्सिस पे मिल जाए, जैसे यहां पे मिल रहा है हमारे पास, I Y एक्सिस पे है और वोल्टेज जो है वो X एक्सिस पे है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप वो रेजिस्टेंस का उल्टा है जी। या कह लो कि इस ग्राफ में जो 3 बने हुए हैं, इस ग्राफ के हिसाब से जिसमें Y एक्सिस पे करंट हो और X एक्सिस पे वोल्टेज हो, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होता है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है, तो स्लोप मैक्सिमम किसकी है, R1 की, तो उसका रेजिस्टेंस क्या माना जाना चाहिए, मिनिमम माना जाना चाहिए। फिर से सुन लो, इसकी स्लोप मैक्सिमम है, हमने प्रूव किया जितनी स्लोप ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, तो मैक्सिमम स्लोप किसकी है, R1 की, तो मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होना चाहिए, R1 का होना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैक्सिमम रेजिस्टेंस R3 का है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, ये बीच में आ गया, इसका चलो इससे कम, ये उससे भी कम, तो आंसर इसका आना चाहिए R3 शुड बी ग्रेटर देन R2 विच शुड बी ग्रेटर देन R1। तो समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बढ़िया था जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज इफ द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, इफ द करंट थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, पावर में कितना चेंज होगा, वो भी परसेंटेज में चाहिए, बात को समझना यार। क्वेश्चन में बोला गया है इफ करंट इज इंक्रीज्ड बाय 100%, इसका मतलब पता क्या होता है, जो नया करंट है वो पुराना तो था ही, प्लस 100% ऑफ आई इंक्रीज कर दिया गया, यानी जो नया करंट है इट इज आई प्लस 100% ऑफ आई, 100% ऑफ आई, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू आई 100 से 100 कट जाएगा, तो आई डैश इज इक्वल टू 2i। इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे हम, जिसको डायरेक्ट समझ में लग जाए ठीक है। अगर हमने किसी चीज़ को 100% राइज कर दिया मतलब वो डबल हो गया, अगर मैंने उसको 200% बढ़ाया तो मतलब आई तो वो पहले ही था, 200% का मतलब 2i बढ़ा दिया तो वो 3i हो जाता। अगर मैंने 300% बढ़ाया 300%, तो समझो बात को, आई तो वो पहले ही था, 300% और बढ़ा दिया तो वो 4i हो जाता, क्योंकि यहाँ 100% बढ़ाया ना बेटा, तो वो क्या हो गया, 2i हो गया तुम्हारा। ओके, करंट कितना हो गया, डबल हो गया। बात किसकी कर रहा है, पावर की। तो यार जो पावर है इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू, सॉरी टी नहीं लगेगा, हीट निकालनी होती तो टी भी लगाते, पावर की बात कर रहा है, पावर किसकी इक्वल होती है, आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होती है। अब उसने रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं किया है, रेजिस्टेंस तो वही का वही है, करंट क्या कर दिया, 100% बढ़ा दिया, मतलब करंट डबल हो गया था। इस हिसाब से जो नई पावर आई वो 2i का स्क्वायर, क्योंकि करंट डबल हो गया, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, इट बिकम्स 4i स्क्वायर आर। ओके, ये जो आई स्क्वायर आर है ये प्रीवियस पावर है, क्योंकि इनिशियली तो आई स्क्वायर आर थी ना, तो इट कैन बी रिटन एज 4p। अब बात को समझना, उसने आंसर परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, p डैश इज इक्वल टू 4p। 4p का मतलब p तो पहले ही थी, 3p और आ गई, यानी p तो पहले ही थी, 300% ऑफ p और आ गई। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा इट इज इंक्रीज्ड बाय 300%। तो थोड़ा लॉजिकली कराया क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना, आंसर क्या आएगा पूरा इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में लगता है कि 300% कैसे बना। तो इट इज 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज इफ मटेरियल इज चेंज। भैया मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्यों नहीं चेंज होगी, मटेरियल पे तो डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज होती है, तो दोनों गलत हो गए। शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, शेप चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मटेरियल भी वही है, टेम्परेचर भी वही है, तो शेप चेंज करने से तो बेटा जी रजिस्टिविटी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। ये सी आंसर हमारा हो सकता है, फिर भी डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, जब मटेरियल भी चेंज कर दिया भैया, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, तो रजिस्टिविटी में चेंज आ ही जाएगा। ओके, अब इसमें से जो बेस्ट आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 इनकैंडेसेंट बल्ब। इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं, इनकैंडेसेंट मतलब जो हीटिंग इफेक्ट के कारण ग्लो करते हैं। ओके, ए बी सी हैं, एक 40 वाट, एक 60 वाट, एक 100 वाट, आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू ए इलेक्ट्रिक सोर्स। पैरेलल में लगा दिए गए हैं। वैसे भी डे टू डे लाइफ में ये जितने भी अप्लायंसेज हैं बेटा जी, सारे के सारे आपस में कैसे लगाने चाहिए, पैरेलल में लगाने चाहिए। क्या लगते ही कैसे हैं, पैरेलल में। ओके, तो पहला बल्ब है 40 वाट का, दूसरा बल्ब है 60 वाट का, तीसरा बल्ब है 100 वाट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग द ब्राइटनेस। देखो पैरेलल में लग जाए ना,
वोल्टेज वैसे ही सबकी क्या आ जाएगी, सेम है। तो वैसे इसका बेटा डायरेक्ट आंसर है, सेम वोल्टेज पर अगर कोई अप्लायंसेस लगे हैं या बल्ब लगे हैं तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। ओके जी, तो इसमें से अगर आंसर ढूंढे ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब सेम, गलत हो जाएगा। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, 100 वाट वाला कौन सा है, सी है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन बी, ये भी गलत ही हो गया। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए, अरे कैसे बनेगा इसका आंसर, देखते हैं दोबारा। सी की मैक्सिमम आएगी, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए जो है 40 वाट का सबसे कम होनी चाहिए, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी 60 वाट का दूसरे नंबर पर, और सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी भैया, सी की होनी चाहिए थी। आंसर बनाए ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब इज सेम, गलत। ओके, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, ए की थोड़ी मैक्सिमम है, मैक्सिमम किसकी है, सी की है, तो गलत। ओके, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आ गया ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, बी की ए से ज़्यादा है, वैसे ये सही बन रहा है। ओके, सी विल बी लेस देन बी, सी की ब्राइटनेस, ये गलत हो गया। ओके, तो इस हिसाब से इसका आंसर आना था। तो बेटा पावर के हिसाब से अगर सेम वोल्टेज पर है तो ठीक है जी, पैरेलल में सेम वोल्टेज होती है तो सेम वोल्टेज पे थे ही, तो उसके हिसाब से फिर ब्राइटनेस सीधा कहाँ से आ जाती है, इसकी पावर से ही आ जानी थी। ओके, तो इस आंसर तो आ गया। अगर ज़्यादा डिटेल में इसको सुनना हो तो उसमें पॉइंट ये है जी कि आंसर आ गया बेटा। एक चीज़ और बता रहा हूँ बस थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए, कि बेटा वोल्टेज सेम है तो पावर किसके इक्वल होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, वी स्क्वायर बाय पी, बिकॉज वोल्टेज इज सेम। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, पी जाएगा। तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे कम आ जाएगा, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो P मैक्सिमम थी किसकी, C की, तो R मिनिमम किसका हो गया, C का। अब वोल्टेज तो सेम थी, I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय R होता है, वोल्टेज सेम थी, तो जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, जैसे C का मिनिमम आया था, तो करंट उसमें से क्या चलेगा, मैक्सिमम। ठीक है जी, तो जिसकी पावर मैक्सिमम थी उसमें करंट भी मैक्सिमम आना था, इसलिए फिर ब्राइटनेस उसकी मैक्सिमम आनी थी। अब जैसे मर्जी समझो, अगर वोल्टेज सेम है तो आप सीधा पावर से भी आंसर दे सकते हो। वैसे ब्राइटनेस के लिए करंट की ज़रूरत है, लेकिन आप सीधा पावर से आंसर यहाँ से बन जाता है कि अगर वोल्टेज सेम रखी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी करंट उसमें सबसे ज़्यादा आएगा, यानी ब्राइटनेस उसकी सबसे ज़्यादा होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रजिस्टर्स ऑफ, ओके, एक 2 ओम है एक 4 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी। सर्किट बनाते हैं पहले, 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 रजिस्टर्स लगे हैं, एक 2 ओम, अनदर 4 ओम, कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। लग गए जी, ये हो गई आपकी 6 वोल्ट की बैटरी। डन है जी। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 4 ओम वाले की हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। बेटा पहले करंट निकाल लेते हैं। रजिस्टेंस आपको दिख रखा है सीरीज में है, तो नेट रजिस्टेंस कितना आ गया, 6 ओम। ओके, नेट करंट, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज 6 है, नेट रेजिस्टेंस 6 है, कितना आ गया जी, 1 एम्पियर आ गया, बिकॉज इट इज इन सीरीज। तो सीरीज में करंट जो है वो सेम ही रहता है, तो करंट कितना आ गया, इसको भी 1 एम्पियर मिल रहा है, इसको भी क्या मिल रहा है, 1 एम्पियर ही मिल रहा है। मांगा क्या गया है, वो कह रहा है कि हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड। 4 ओम रजिस्टर वाले की हीट चाहिए, तो हीट का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ओके, करंट कितना इसमें आ गया, दोनों में सेम ही करंट है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो 1 का
स्क्वायर। रेजिस्टेंस इसका कितना है 4 ओम है। टाइम कितना है 5। तो आंसर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 5 4 जा 20 जाउल। तो इट्स आंसर शुड बी 20 जाउल्स। अब इसमें क्या बताना है, सीधा सा आंसर था कि 20 जाउल आंसर आ गया। इसकी हीट अगर मांग लेता तो वो भी आ जाती आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर इसका 2 होता, आई तो 1 ही है, टी कितना 5, तो इसकी आ जाती 10 जाउल। लेकिन इसने किसकी मांगी थी भाई, 4 ओम वाले की मांगी थी, इसलिए आंसर आ गया 20 जाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 16। एन इलेक्ट्रिकल केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। पावर कितनी दे रखी है 1 किलो वाट। और बेटा इसको ऑपरेट कितने पे करना है 220 वोल्ट पे। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर 220 वोल्ट पे ऑपरेट करना है। फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। ओके भाई पहले करंट निकालना पड़ेगा, जितना करंट ये कंज्यूम कर रही है या ड्रॉ कर रही है, फ्यूज उससे ज़्यादा रेटिंग का लगाना पड़ता होता है। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। यहां से पहले हम क्या निकाल लेंगे यार, इसका करंट निकाल देंगे। दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पावर इज 1 किलोवाट। किलोवाट को बेटा वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही यूनिट में 1000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है 100 डिवाइडेड बाय 22। कैलकुलेटर से बेटा करके देख लेना, वैसे एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, फिलहाल मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, तो आपने अपने आप कर लेना है। ये 4.5 एम्पियर आ गया। ओके जी, अब क्योंकि ये 4.5 एम्पियर आ गया तो फ्यूज जो है, फ्यूज वायर उससे ज़्यादा एम्पियर की लगनी चाहिए। ओके तभी काम प्रॉपर चलेगा ना, क्योंकि 4.5 एम्पियर तो खुद ड्रॉ करता है। अगर फ्यूज वायर कम रेटिंग की लगा दोगे पहले फ्यूज हो जाएगा वो। ओके जी, तो इसमें से जो बेस्ट आंसर जो है वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर छोड़ दो, क्या आना चाहिए 5 एम्पियर आना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप पहले क्या निकाल लोगे, करंट। जितना करंट वो ड्रॉ कर रहा है, फ्यूज वायर की जो रेटिंग है उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए जी। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। 2 resistors 2 ohm M4 ohm when connected to a battery will have, क्या कह रहा है अभी, ऑप्शन पढ़ के पता लगेगा क्या आंसर आएगा इसका। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू दैम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। भैया रजिस्टर्स अलग अलग हैं, इसलिए पैरेलल में सेम करंट नहीं हो सकता। ओके जी, अगर रजिस्टर्स की वैल्यू सेम होती तो पैरेलल में भी चलो सेम करंट आ जाता, तो ये तो हो गया गलत। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू दैम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में चाहे सेम हो चाहे ना हो, अगर सीरीज में लगा दिए तो करंट क्या आएगा, सेम आएगा ही आएगा। फिर भी अगली ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ना जी, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर ये सेम वैल्यूज के होते तो फिर भी सेम आते हैं। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, गलत हो गया, यही इसका बेस्ट आंसर है। ओके जी, अब चलते हैं एमसीक्यू पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 18। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। पावर की यूनिट और कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है, तो बेटा पहले पावर का क्या देखो, फार्मूला देखो, उसके हिसाब से बना लेंगे हम। पावर बेसिकली किसके इक्वल होती है, इट इज़ V इंटू आई। वैसे तो पावर बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम है। ओके, इसकी यूनिट जाउल पर सेकेंड हो सकती है, या इसकी यूनिट वॉट होती है, या इसकी यूनिट किलोवाट होती है। अब इसमें से अगर तो सिर्फ लिखा होता किलोवाट तो ठीक था, लेकिन साथ में आर गलत हो गया। अगर कल्ला लिखा होता जाउल्स तो भी सही होती, लेकिन जाउल के साथ क्या लगा दिया, सेकंड लगा दिया, तो या तो जाउल पर सेकंड होती, तो ये भी गलत हो गई। ठीक है, वॉट के साथ सेकंड लग गया, और जाउल पर सेकंड भी सही होनी थी, जाउल सेकंड बोल दिया उसने। ओके, या सिर्फ किलोवाट, या सिर्फ वॉट, या फिर जाउल पर सेकंड। अब बचती है एक, वोल्ट एम्पियर। उसके लिए आ जाओ फिर,
सिंपल सबसे फार्मूला, पावर किसके इक्वल होती है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर, इसलिए फिर इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर। ओके जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आंसर तो खैर शुरू में दिख ही रहा था साफ साफ, VI यानी वोल्ट एम्पियर हो जाएगी, लेकिन बाकी भी कई बार देख लेने पड़ते हैं। ओके, सिंगल ऑप्शन करेक्ट में एक ही आंसर सही होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए बाकियों को भी एक बार देख लेना पड़ता है। ये थे आपके बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी वाले MCQ पार्ट के क्वेश्चंस। अभी यहाँ पर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स का पहले MCQ पार्ट करेंगे, बाकी फिर उसके बाद में देखा जाएगा। ओके जी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, वो भी आ रही है, तब तक के लिए बाय बाय।